उसमें कुछ चुनावों के बारे में बताया गया, कैसे चुनाव होंगे, काफी कड़े चुनाव थे। तो बच्चों इसके पश्चात जो बेहतरीन नियम बनाए गए, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव किए गए, लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। इससे अधिक और अधिकार भारतीयों को दिए जाए, इसकी मांगे उठने लगी थी। तो उन्होंने अपने भाषण दिए, उदारवादियों ने अपने विचार के, अपने लेखों को प्रकाशित किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रगतिशील रहे। इसके बाद बच्चों जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी कांग्रेस के प्रति कैसी नीति थी, क्या क्या उसकी दृष्टिकोण था कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का। देखिए 1886 में डफरिन ने इनको, जो कांग्रेसियों का स्वागत किया था। यानी कि शुरुआत में जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश सत्ता थी, वो कांग्रेसियों को पसंद कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलता गया। 88 में अगर बात करें तो कांग्रेस का स्वरूप बदल गया, ठीक है ना। तो ब्रिटेन को लगा कि अब ये ना, ये हम ही पर हावी ना हो जाए, इसके प्रति शंकालु हो गए। डफरिन ने कह भी दिया था कि जो ये है ना कांग्रेस है, ये कोई पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, ये तो कोई मुट्ठी भर के या 20 लोगों की प्रतिनिधित्व, एक 20 कहते हैं ना अपने, मतलब बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी कि ये पूरे लोगों की आवाज नहीं है। इस तरह की बातें की। 1900 सन में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसके विनाश का या इसके खत्म होने का भागीदार बनूं। तो बच्चों इसके बाद इन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश की, जैसे कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर उनको आपस में लड़वाया गया, उनके कान भरे गए, ठीक है। उसके बाद आया बच्चों बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में। अच्छा बंगाल, बंगाल बहुत बड़ा राज्य था। बंगाल आज का पश्चिम बंगाल, कुछ बिहार का हिस्सा, उड़ीसा का हिस्सा, कुछ मेघालय भी था और आज का बांग्लादेश था। अब 8 करोड़ की आबादी थी, बहुत ही धन्य था, बहुत ही प्रोस्पेरिटी थी, बहुत ही संपन्नता थी। लेकिन इसके पूर्वी भाग में जो आज का बांग्लादेश है, इसको पूर्वी बंगाल भी कहा गया पहले, उसमें मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी और पश्चिम भाग में जो हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। तो इन्होंने कहा कि हम प्रशासनिक आधार पर इसको 2 भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इतने बड़े राज्य में शासन करना मुश्किल है। लेकिन वास्तव में वो बांट रहे थे अपनी नीतियों के कारण। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटा, उनमें दरारें पैदा की, उनको लड़वाया गया। वो हिंदू मुसलमान जो हजारों सालों से एक साथ रह रहे थे, क्या हुआ जब अचानक अंग्रेज आ गए तो उनके मतभेद बढ़ गए। मतभेद बढ़े नहीं थे, मतभेद बढ़ाए गए थे अंग्रेजों द्वारा अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए। तो बंगाल को बंग भंग करने की योजना थी। बंग भंग यानी कि बंगाल को भंग करने की योजना। तो योजना बनाई गई थी जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इससे पहले बहुत से आंदोलन हुए थे, इसका विरोध भी हुआ था। 28 सितंबर 1905 में कलकत्ता के काली घाट मंदिर में 50,000 लोग एकत्रित भी हुए कि इसका विभाजन न हो, लेकिन लोगों की एक न चली। लोगों ने संकल्प लिया कि विदेशी वस्तुओं का, विदेशी सामान का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यही सामान अंग्रेजों को ताकत देता है, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम चीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चीन की चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चीन की चीजें उसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करते हैं और वो ही हमें, हमारे सेना को, हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। ऐसा ही उस समय भारतीयों ने किया कि अंग्रेजी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गए, यानी कि अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करो। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि अपने देश का इस्तेमाल कीजिए, अपने देश की चीजों का, यहाँ बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह की बातें। बंगाल विभाजन हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन राखी दिवस मनाने का आह्वान किया। राखी दिवस यानी कि हमें बंटना नहीं है, हमें प्रेम से रहना है। राखी किसका प्रतीक है? भाई बहनों के प्रेम का। उसी तरह प्रेम के लिए टैगोर साहब ने कहा। तो बच्चों इस समय में इतना आंदोलन हुआ कि जो बच्चे थे उन्होंने परीक्षाएं नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि जो परीक्षा जिस कागज पर लिखेंगे वो कागज इंग्लैंड का है, वो विदेश का है, इसलिए उसका भी विरोध किया। हर जगह विरोध होने लगा। अब बात करेंगे गर्म पंक्तियों का आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन।
बच्चों दो प्रकार के दल थे, एक तो थे गर्म दल, एक था ठंडा दल या नरम दल। गर्म दल के लोग थे वो थोड़ा मारपीट पर मतलब हिंसा करने में भी थोड़ा विश्वास करते थे, लेकिन हिंसा से कहीं अधिक ज्यादा कहें तो वो ब्रिटेन सरकार के सीधा विरोध करने के लिए ललायत थे। और कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा भी था जो नरम था, जो कि अंग्रेजों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने को राजी था। अब अगर 1907 की बात करें तो बंगाल विभाजन के बाद तो उन्होंने सोचा न गर्म दल वालों ने कि ये तो हमें इस तरह से बांटने पर तुले हैं और हम इनकी सपोर्ट क्यों करें, तो उन्होंने अंग्रेजों का प्रतिकार करना प्रारंभ किया। लेकिन नरम दल हमेशा से ही अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक, तो दोनों में मतभेद बढ़ते गए और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में जो अध्यक्ष पद को लेकर गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नेरोजी, इनमें विवाद हुआ। गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो कि गर्म दल से थे और दादा भाई नेरोजी ठंडे दल से थे या नरम दल से थे, इसमें कुछ उनके क्या था कि विवाद हुआ। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गए थे इस समय में। जो बाहर का सामान था, कपड़े, चीनी, नमक, इनका बहिष्कार किया गया, अपने देश के सामान को अपनाने के लिए कहा गया। 1906 के साल में आंदोलन जो था वो पूरे के पूरे देश में फैल गया। बंबई प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक और SM रामपंजे। पंजाब में जयमल, गंगाराम, आर्य समाज के चंद्रिका दत्त और मुंशीराम, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे, ये सभी इनका नेतृत्व कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि अब भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर था, अंग्रेजी माल को त्याग रहा था। 1905 का साल, बनारस, रमेश चंद्र दत्त जो थे वो भारतीय औद्योगिकी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे और इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश माल की खपत में कमी आई। टैगोर, राष्ट्रवादी टैगोर, माफ कीजिए, राष्ट्रवादी साहित्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। टैगोर, रजनीकांत सेन, DL राय, इन्होंने देशभक्ति गीत लिखे। जन गण मन इन्हीं की लिखा है ना, 1911 में लिखा गया था। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था, ताकि जन राष्ट्र जो की भावनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रसारित हो। ठीक है बच्चों, बहुत सी महिलाएं, बच्चे भी इसमें शामिल हुए। वाजिद हुसैन, अब्दुल गफूर, लियाकत हुसैन जैसे मुस्लिम नेता भी शामिल हुए। यानी कि बंगाल विभाजन के बावजूद हिंदुओं और मुसलमानों में समन्वय था, उनमें प्रेम था। अंग्रेज पूरी कोशिश में थे इनको बांटने की। और बच्चों 1 अक्टूबर 1906 को जो वायसराय जो मिंटो था, उनसे 36 मुसलमानों का दल मिला। अब मुसलमान जो खुद चलकर वायसराय के पास गए हैं, अंग्रेजों को मौका मिल गया भारतीयों को बांटने का, हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करने का, और इसका मौके को उन्होंने गवाया नहीं, पूरा इसको इस्तेमाल किया और कांग्रेस से अलग करके या कुछ मुस्लिम नेताओं को साथ मिलाकर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग क्यों बनाई इन्होंने, अंग्रेजों ने? मतलब बनाई तो मुसलमानों ने थी, लेकिन इन्होंने सपोर्ट इसलिए की ताकि कांग्रेस को प्रतिकारित किया जा सके, उसका विरोध किया जा सके, ताकि भारतीयों को लड़ाकर उनमें फूट डालकर यहाँ पर शासन किया जा सके, ताकि ये अपने ही मसलों में उलझ कर रह जाएं। ये उनके गंदे उद्देश्य थे। अब बच्चों इसी समय क्या हुआ कि कांग्रेस का जो माफ कीजिए जो बंगाल विभाजन था 1905 में हुआ, जिसको अंग्रेज सही ठहरा रहे थे और भारतीय कांग्रेस के लोग गलत, तो मुस्लिम लीग पे उसने इस बंगाल विभाजन का समर्थन किया। यहीं से मुस्लिम लीग और कांग्रेस की विचारधारा अलग होना प्रारंभ हो गई थी। राजनीतिक आंदोलन हुए 1907 से लेकर 1919 के साल तक। 1907 से लेकर 1919 का साल राजनीतिक आंदोलन। राजनीतिक आंदोलन का तात्पर्य है बच्चों हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए या बेहतर शासन चाहिए, जो भी हो वो तो बात अलग है, लेकिन हमें ये मांगे रखनी कैसे हैं, रखने का स्वरूप क्या हो, किस तरह की विचारधारा अपनाएं, नरम या गरम। इसके लिए राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हो गए कि किस तरह की आवाजें मुखर रहनी चाहिए। तो इसी आंदोलन में अगर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की बात करें, यानी कि वो अधिवेशन जो पहले नागपुर में होना था, लेकिन नागपुर में
प्लेग नाम की बीमारी फैल जाने के कारण सूरत में हुआ, ताप्ती नदी के किनारे। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों के सदस्यों में मतभेद हो गए। वार्षिक अधिवेशन था, अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद थे। इधर गरम दल में गंगाधर तिलक थे जो बनना चाहते थे अध्यक्ष, और उधर थे दादा भाई नेहरू जी, माफ कीजिए रास बिहारी घोष, ठीक है ना। तो बच्चों माफ कीजिए, गरम पंथ की तरफ से थे लाला लाजपत राय, और ठंडे तरफ से नरम पंथ से रास बिहारी बोस, ठीक है ना। तो जो इसमें मतभेद बढ़ गए। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में जो शिक्षा बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा सुशासन, इस तरह की बातों को पारित किया गया। अब इतने मतभेद बढ़ गए कि कुर्सियां उछाल उछाल कर फेंकी गई। फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ को एक जूता लगा। अब जूता लगा और राड़ पड़ गई तो जो गरम दल के लोग थे उनको निष्कासित कर दिया गया कांग्रेस से, यानी कि कांग्रेस अब दो धड़ों में बंट चुका था। अब अंग्रेज यही तो चाह रहे थे, उन्होंने फूट डालो राज करो की बातें फिर से अपनानी शुरू की। बहुत से अच्छे लोग थे तिलक जैसे, जिन्होंने प्रयास किया कि इस विभाजन को, कांग्रेस के इस विभाजन को रोका जा सके, लेकिन भारत सचिव मार्ले और लॉर्ड मिंटो ये तो बड़े खुश हुए, क्योंकि कांग्रेस जो अंग्रेजों की विरोधी थी, जो अंग्रेजों का प्रतिकार कर रही थी, वो अब बंट चली थी। अंग्रेज खुश। लेकिन एनी बेसेंट वो इस घटना को लेकर, एनी बेसेंट जो कि भारतीयों की समर्थक थी, एनी बेसेंट जिसने बाल गंगाधर तिलक के साथ काम किया था। फिर से दौर आया, गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र, गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, इन्होंने बेहतरीन तरीके से अपना काम करना शुरू किया। गंगाधर तिलक ने केसरी नामक एक अखबार छापा मराठी भाषा में, लोगों को जागृत किया, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, लोगों को अंग्रेजों की गलत नीतियों के बारे में बताया, लोगों को बताया कि किस तरह से हमारा शोषण हो रहा है और क्या इसको हल करने के विकल्प हैं। 1910 में अरविंद घोष को पांडिचेरी, लाला लाजपत राय अमेरिका और विपिन चंद्र जो थे उन्होंने राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया। बचे तिलक जिनको लोकमान्य माना जाता है, जो कि शुरुआत से ही एक राष्ट्रवादी नेता थे, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 के साल में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, जो कि कानून की शिक्षा हासिल करने में कामयाब रहे थे, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन सबसे पहले भारतीय थे। 1880 का साल पुणे में न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की, भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, उनको अपने अधिकारों से जागृत या जानकार करने के उद्देश्य से। अखबारों की स्थापना हुई, मराठा केसरी जैसे अखबार। 1893 में गणेश उत्सव और 96 में शिवाजी उत्सव बनाया गया, और 1897 के साल में एक अंग्रेज अधिकारी को भारतीय के घर में घुसने के कारण प्रतिकार किया, अखबार में छापा, लोगों की हत्याएं की गई, नवयुवकों को भड़काने का आरोप लगा गंगाधर तिलक पर, उसको कारावास में डालने में सरकार ने देर नहीं लगाई, 18 महीने तक जेल में गुजार कर आए। इसके बाद इन्होंने एक बात कही कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा। गंगाधर तिलक ने कभी अपने आप को गुलाम नहीं माना बच्चों। इसके बाद 1909 का साल, जब वो क्या था कि कांग्रेस के मुख्य दल से, यानी कि कांग्रेस से अलग हुए, गरम दल अलग बन गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है शायद उसको यही मंजूर था, शायद उसने मुझे कष्टों के लिए ही रखना था। अब गंगाधर तिलक अलग हो गए, उसके बाद भी उनको बेताज बादशाह कहा गया, यानी कि वो बादशाह जिसके ताज नहीं है, क्योंकि वो सीधे तौर पर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सीधे तौर से वो कांग्रेस के साथ जुड़े नहीं थे, उनको अध्यक्ष बनने का अधिकार नहीं था, उनको 3 साल के लिए निष्कासित किया था, और ऊपर से 1908 के साल में उनको 6 वर्ष का कारावास मिल गया। 6 वर्ष कारावास में बिताने के बाद उन्होंने वहां पर कुछ पुस्तकें भी लिखी, ठीक है ना, बहुत से काम हुए। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, जिसमें बिहार में एक जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या कर दी गई। अंग्रेज अधिकारी श्रीमती केनेडी और उनकी पुत्री को मार दिया गया।
फांसी दी गई इसमें 15 वर्षीय खुदीराम बोस को। अलीपुर का षड्यंत्र कांड भी हुआ, वहां पर भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई और भी बहुत सारी घटनाएं हुई। और इसी दौर में आया 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 का अधिनियम, यहाँ मार्ले मिंटो सुधार। अब क्या था मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का? भारतीय अब तड़प रहे थे कि अच्छी, माफ कीजिए तड़पना कहना गलत होगा, इस तरफ जोर लगा रहे थे कि उनको बेहतरीन शासन व्यवस्था मिल सके। तो बच्चों, उस समय में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव थे उस समय में जॉन मार्ले, इन्होंने मिलकर एक कानून बनाया जो कि 1892 का कानून था। लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, तो नए तरह का संविधान मान लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो बना 1909 में। उसकी विशेषता ये थी कि उसमें सरकार जो थी वो नरम दल को संतुष्ट करना चाहती थी। नरम दल जो कि अंग्रेजों से सहानुभूति रखता था, और सरकार भी जानती थी जो गर्म दल है वो उनको उखाड़ फेंकने की समर्थता रखता है। तो फिर क्या हुआ, कुछ कानून बना जिसमें पहली बार जो सरकार का हिस्सा था, सरकारी संस्थाएं थी, उसमें गैर सरकारी लोगों को यानी भारतीय लोगों को जगह मिली। उसमें जो भारतीय लोगों था उसमें लोगों, उस अंग्रेजी सभाओं में भारतीय लोगों को बहस करने का अधिकार मिला, उनको वहां पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, प्रश्न का जवाब आया, उससे फिर प्रश्न यानी कि पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। उसके बाद संप्रदाय के आधार पर अलग से चुनाव हुआ, जैसे मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, जमींदारों को, व्यापारियों को, इनको भी अलग से सीटें मिली। ठीक है। उसके बाद बच्चों जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भारतीय सदस्यों को भी लिया, एक भारतीय सदस्यों को लेना अपनी कार्यकारिणी में कबूल किया गवर्नर जनरल ने, और वो पहले भारतीय थे एस.पी. सिन्हा, पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल की कमेटी में शामिल हुए। और चुनाव भी शुरू करवाए, चुनावों में बता दिया लोगों को कि ये योग्यताएं होगी। ठीक है ना बच्चों, आज चुनाव के लिए योग्यता क्या है, 18 साल का हो और बंदा पागल ना हो, ठीक है, जेल वगैरह में ना हो। लेकिन उस समय में बहुत सी कठिन योग्यताएं, मुट्ठी भर लोगों को चुनाव करने का अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार कम था, इस तरह की बातें सामने आई। तो बच्चों, इसके बाद जो शासन भारतीय लोग चाह रहे थे वो मिल नहीं रहा था। फिर क्या था बच्चों, इतने में युद्ध हो गया शुरू, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, जिसमें इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन भी एक पार्टी था। ब्रिटेन को अत्यधिक नुकसान होने लगा युद्ध के चलते, और भारत जिसकी तरफ अब वो युद्ध में सहायता के लिए आस पर बैठा था। तो इसमें शुरू हो गया एक होम रूल आंदोलन। उन्नीस 16 के साल में शुरू हुआ ये, और इसमें जो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इन लोगों ने चलाया। 1914 में गंगाधर तिलक जो थे अंग्रेजों की इस जेल से छूटकर बाहर आ गए थे, और जो कांग्रेस थी उस समय किसी भी आंदोलन को चलाने में पक्ष में नहीं थे। गंगाधर तिलक कह रहे थे कि भी अभी नाजुक समय है, अंग्रेज भारत को आजाद कर सकते हैं क्योंकि उनके खर्चे बहुत हैं, उनका ध्यान उधर है, आराम से अपने इनको हरा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जो अभी इस तरफ नहीं थी, कांग्रेस जो नर्म दल के लोगों से भरी पड़ी थी। होम रूल लीग की स्थापना की गई तिलक द्वारा पुणे में, इंडियन होम रूल लीग के नाम से। अध्यक्ष बने जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव बने एन.सी. केलकर। सदस्य भी थे कुछ पी. कांद्रिकल जैसे, और बंबई में, कर्नाटक, महाराष्ट्र में ना, बंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और ये सभी यहाँ पर सक्रिय थे। मद्रास में भी स्थापना हुई एनी बेसेंट ने, हर जगह इसकी स्थापना हुई देश भर में, वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। जहां पर तिलक थे उसके अलावा हर जगह के लोगों का जो मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व कर रही थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, पुस्तकें छपवाई गई, भाषणों का आयोजन हुआ, वाद विवाद हुआ, बहुत से किताबें छपवाई गई। और इसी दौर में आए महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1869 का जन्म। पिता इनके करमचंद गांधी जो राजकोट में दीवान थे। बेहतरीन शिक्षा के लिए गांधी गए थे इंग्लैंड में
वकील बनकर वापस आए। उसके बाद में अपने एक भारतीय का केस लड़ने के लिए चले गए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जहां पर अंग्रेज और वहां के काले समुदाय यानी कि गोरों और कालों में मतभेद था, रंग भेद था, उसके लिए आंदोलन चलाया। गांधी जी का अपमान भी हुआ वहां पर, लेकिन उस आंदोलन को चलाने में सफल रहे। आज भी गांधी जी की मूर्तियां और साउथ अफ्रीका में मौजूद है। वहां पर उन्हें बड़ी ही इज्जत दी जाती है, बड़े ही उनको बेहतरीन नजरिए से देखा जाता है साउथ अफ्रीका में। उसके बाद बच्चों गांधी जी वापस आए भारत में। भारत आए, यहाँ पर देखा और उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, बेहतरीन नाम। भारतीय लोगों को कहा कि आप विश्व युद्ध में जाइए ताकि अंग्रेज भारत को आजाद करें। उनका समर्थन अगर हम करेंगे तो वो हमारा करेंगे। अंग्रेजों ने उनको केसरे हिंद की उपाधि भी दी। और इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, जहां पर गांधी जी कूद पड़े। सत्याग्रह बहुत करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, मार काट में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनका मानना था यदि आज हम हिंसा करके आजादी ले भी लें तो कभी ना कभी आजाद होने के बाद वो हिंसा हमारे मन में रहेगी। अगर हमें अपनी सरकार का विरोध करना होगा तब भी हम हिंसा करेंगे, अपने देश के संसाधनों का नुकसान करेंगे। हिंसा से ली गई आजादी कभी स्वीकार्य नहीं थी गांधी जी को। चंपारण जहां पर जबरदस्ती लोगों से नील की खेती करवाई जा रही थी, वहां पर आंदोलन किया। अहमदाबाद में मिल में आंदोलन किया मजदूरों के वेतन को बढ़ाने के लिए। खेड़ा में आंदोलन किया और उसके बाद रोलेट एक्ट आया, वहां उसका भी विरोध किया, क्योंकि रोलेट एक्ट इस तरह से था कि अगर कि उस समय में ना जो विश्व युद्ध होने के कारण भारतीय बहुत आंदोलन कर रहे थे, हर किसी पर केस चलाना मुश्किल हो गया था, तो अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट निकाला 1919 के साल में। क्या था इस रोलेट एक्ट का तात्पर्य कि किसी भी भारतीय को उस पर बिना किसी प्रकार का की जांच बिठाए गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने और उस समय के तमाम नेताओं ने विरोध किया इस बेतहाशा गरीब या बेतहाशा बुरे एक्ट का। हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की थी गांधी जी ने। तो बच्चों ये जो रोलेट एक्ट था वो भारतीयों के विरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 को पास हो चुका था। इसके बाद बच्चों समय आया जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तेरह अप्रैल 1919 को हुआ था ये। क्या इसके पृष्ठभूमि थे समझते हैं। रोलेट एक्ट इसका विरोध चल रहा था क्योंकि भारतीयों के दमन के लिए था, ठीक है ना, बहुत ही बुरा कानून था। तो पंजाब के गवर्नर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्या था कि 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर दिया। अब इनको गिरफ्तार कर दिया तो पंजाब की स्थिति को संभालने के लिए श्रद्धानंद और सत्यपाल जी ने गांधी जी को पंजाब में बुलाया। गांधी जी आ रहे थे पंजाब में, लेकिन पलवल हरियाणा के पास गांधी जी को वापस भेज दिया गया अंग्रेजों द्वारा। अब ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई थी सत्यपाल और सैफुद्दीन जी की, इनके विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह थी। वैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 का साल, लगभग 20,000 लोग शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए, जुलूस चल रहा था। जनरल डायर वहां पर आया, बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थे 20,000 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जो जहां भाग सका भागा, कुछ अफरा तफरी में मारे गए, कुछ कुएं में गिरकर मारे गए, कुछ दबकर मारे गए, कुछ अंग्रेजों की गोलियां से मारे गए। एक आंकड़ा आता है उस समय में, अंग्रेजी सरकार का आंकड़ा, जिसमें लगभग 379 लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यह आंकड़ा बहुत बड़ा था, शायद 3 या 4 हजार का भी, क्योंकि अंग्रेजी लोग अपनी बात को छुपाएंगे। अब 20,000 लोग छोटी जगह में एकत्रित हुए, इतनी अंधाधुंध गोलियां चली हो, क्योंकि उनकी बंदूकों से गोलियां खत्म हो गई, कितनी गोलियां चली, तो मान सकते हैं कितने लोग मरे होंगे। इतना नरसंहार हुआ। गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और टैगोर को जो नाइट की उपाधि मिली थी वो उपाधि लौटा दी। हर जगह, हर संसार में अंग्रेजों की इस बुरी घटना का विरोध हुआ। लेकिन एक हंटर आयोग बना इसकी जांच के लिए। हंटर आयोग ने जांच में
जनरल डायर को निर्दोष बताया और उसके इस कृत्य को, इस कुकृत्य को उचित ठहराया, और इंग्लैंड की संसद उसने तो उसको इनाम दिया लगभग 20,000 पाउंड का। 1919 का जो अधिनियम था वो आया, उसके अनुसार बच्चों जो बाल गंगाधर तिलक जो था उनका आंदोलन, उस सभी आंदोलन को प्रभाव था, जिसमें मोंटेग्यू थे उस समय के शासक, उस समय के गवर्नर जनरल, उन्होंने भारत में एक उत्तरदायी शासन को स्थापित करने का प्लान बनाया था। उत्तरदायी शासन क्या तात्पर्य है इसका? उत्तरदायी शासन का तात्पर्य है कि हम एक ऐसे शासन की स्थापना करेंगे जो भारत के लोगों और उसके अधिकारों के प्रति उत्तरदायी होगा, इनको जवाबदेह होगा। अगर कुछ गलत करेंगे तो उसकी जवाबदेही होगी, मनमर्जी नहीं होगी, निरंकुशता खत्म होगी। तो इसके लिए 1919 का जो अधिनियम बना, 1919 का अधिनियम, इसकी बात कर लेते हैं। अब बच्चों 1919 का अधिनियम में क्या था? एक तो द्वैत शासन यानी कि डायरकी, कि केंद्र अलग होगा और राज्य अलग होगा। सिर्फ केंद्र की नहीं चलेगी, यानी कि सिर्फ अंग्रेजों की जो ऊपर ना दमनकारी सत्ता बैठी है उसकी नहीं चलेगी। जो क्षेत्र के कानून है वो क्षेत्रीय सभाएं, विधानसभाएं बनाएगी। अब इसमें कानूनों का बंटवारा किया गया, जिसमें जो केंद्र है उसके पास रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, जनसंख्या, ऋण, लोक सेवा, मुद्रा, भारतीय रियासत से अधिकार, इस तरह के, और राज्यों के पास सार्वजनिक निर्माण यानी कि पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, कृषि, जेल, पुलिस, आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे विभाग आए। ठीक है बच्चों, जो इनमें अलग से निर्वाचित सभाओं का गठन किया गया, इस तरह के कुछ हुए, लेकिन ये पूरे उस समय तक पर्याप्त कानून नहीं थे। बच्चों आज का ये लेक्चर यहीं तक था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छी तरह इसको बुक में से पढ़ लेना और याद कर लेना। धन्यवाद।